45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का कोई इलेक्ट्रॉन है, वो 9 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है F बराबर क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। यहाँ पे याद रखना कि क्यू बी बी साइन कितना हो जाएगा, जब नंबर प्रवेश कर रहा है तो 90 हो जाएगा। तो क्या आ गया, ये क्यू बी बी हो गया। ये कौन सा बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया। इसे लॉरेंज बल भी कह देते हैं, ठीक है, लॉरेंज चुंबकीय बल भी कह देते हैं। दूसरी बात, जब कोई वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो उसके लिए कौन से बल की जरूरत होगी, अभिकेंद्र बल की। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसे, एफ सी लिखते हैं, तो वो कितना होगा, एम बी स्क्वायर बटे आर, ये होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कहाँ से, चुंबकीय बल से मिलेगा। तो ये दोनों बल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बटे आर बराबर किसके हो जाएगा, क्यू बी बी, है ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो बी से बी का कट गया, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी आर, फिर से गुणा कर दी, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा बताओ, एम बी बटे क्यू बी। ये हमारा फार्मूला आ गया। ये फार्मूला हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। आर बराबर कितना, एम बी बटे क्यू बी, ठीक। अब हमें पेपर में कैसे करना है सॉल्व, वो आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज दे रखी है। ये तो हमने सूत्र का जनरेशन कर लिया, कहाँ से आया वो मैंने तुम्हें बता दिया। हमें ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे हम, आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। इसमें दे क्या रखा है, इसमें के दे रखा है, इस तरह सोल्यूशन करना है। के की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, गतिज ऊर्जा दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी हो तो आप 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा कर दें। जब गुणा कर देंगे तो ये किसमें हो जाएगी बेटा, जूल में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, जूल में। गतिज ऊर्जा किसमें होनी चाहिए, या स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा कोई सी भी हो किसमें होनी चाहिए, जूल में होनी चाहिए पहले। अब हमारे लिए इस सवाल में के की वैल्यू पता चल गई, और किसकी वैल्यू दे रखी है बेटा, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है 9 गुणा 10⁻⁻5, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है तो क्यू का मान भी हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होगा। बेटा द्रव्यमान के बारे में भी बात पता हो जानी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणा 10⁻31 क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब हम क्या काम करें, हम बी है हमारे पास, क्योंकि हमारा सूत्र क्या लगाएंगे हम, यहाँ सूत्र लगाएंगे हम आर बराबर ये वाला सूत्र तो लगाएंगे, आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। तो हमारे लिए एम पता है, हमारे लिए क्यू भी पता है, बी बराबर नहीं, ये बेग वाली वेलोसिटी नहीं पता है। तो बेग वाली वेलोसिटी कहाँ से निकालने, इस गतिज ऊर्जा से। कैसे निकालने, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, फार्मूला बताओ, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k/m, ये हो जाएगा फार्मूला। बेटा भाई 2 से गुणा हो गई, द्रव्यमान बटे में आ जाएगा। यहाँ इसका मान लगाओ, मान मत लगाओ, अच्छा बी बराबर निकालो, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, √2k/m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। अब क्या काम करते हैं, मैं ये जरा ऊपर का पोर्शन रब कर देता हूं। हमें पेपर में कहाँ से याद लिखना है, यहाँ से सोल्यूशन देना है। अच्छा ये तो मैंने ऊपर की चीज तो मैं समझाने के लिए बताई थी। तो बेग का फार्मूला क्या आ गया, बेग का फार्मूला आ गया हमारे पास, बी बराबर 2k/m। लगाओ बेटा इसका मान, 2 गुणा के का मान कितना है, के का मान हमारे पास आ गया है बेटा 45 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 बटे एम का मान कितना है 9 गुणा 10⁻⁻31। पाई हटा के क्या लगा दे, 0 लगा दे, ठीक है। 45 दूनी कितने हो गए 90, या 45 से काटने से 45 90, 9 2 से 2 कट गए, कितना आ गया ये आ गया कितना, √16 ऊपर है, और घात कितनी हो जाएंगी, -19 और +31, यही तो घातें हो गई। ये कितनी आ गई, √16 गुणा 10 की पावर आ गया ये 12, प्लस की 12 आएंगी, और 16 के कितने आ गए बाहर, रूट के 4, और 10 की पावर 12 कितने आ गए 6। आप जानते हैं अंडर रूट के बाहर जब कोई चीज आती है तो घातें कितनी हो जाती है, आधे हो जाती है। इतने मीटर प्रति सेकंड पे एक आ गया। अब हम क्या काम करें,
अब हम हमारे पास अभी जो फार्मूला हमने बनाया था आर बराबर कितना बनाया था, एम बी बटे क्यू बी। अरे भाई एम का मान कितना है इलेक्ट्रॉन के लिए, 9 गुणा 10 की पावर -6 यही तो लिखा था। वेग कितना आ गया हमारे पास, 4 गुणा 10 की पावर 6, आगे नहीं आ गया। क्यू का मान कितना है हमारे पास, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अरे भाई एक बात और बताइए, हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है, अभी हमने अपनी कॉपी में लिखा था 9 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, पाई हटाए हमने 0 बढ़ा लिए। ठीक है, ऊपर संख्या, संख्या संख्या पहले लिख लो, 9 गुणा 40 बटे 16 गुणा 9, पाई हटाने बाद अभी ये पाई हटाने के बाद ये 16 बन गए। अब घाते देख लो, ऊपर कितनी है 10 की पावर -31 प्लस की 6, ठीक है, प्लस की 19 और प्लस की 5, ये बन गई। ठीक है, तो प्लस की पहले घातों से निपट लेते हैं जरा एक मिनट। घाता कितनी हो जाएंगी, 16 और 9 25, 25 और 5 30, 30 तो हो गई, प्लस की माइनस की 31, तो 10 की बार कितनी बची, -1 बची, -1 बची। 9 से 9 कट गए, कितना आ गया ये 40 बटे 16। ठीक है, और 10 की पावर 1 का, 10 की पावर -1 का मतलब जानते हो, बटे में 10, तो ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे हल कर देता हूँ, तो हो सकता है कि नीचे नहीं दिखाई दे, तो इस हल के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो चला के देख लेना बाद में। ये कर रहा हूँ बेटा, ये आ जाएगा 40 बटे 16 और 10 की पावर -1 का मतलब कितना होता है 10, नीचे जाके प्लस की 10 हो जाएगी, 10 से 0 0 कट गए, 4 बटे 16, 4 बटे 16 का मतलब 1 बटे 4, 1 बटे 4 का मतलब जानते हैं 0.25, इतने मीटर होएगा, या इसे हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ये मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है। ठीक, एक 2-3 बार आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना कमेंट करके दोबारा। ठीक है, चलो अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्मॉल एम ब्रह्मांड का कोई पार्टिकल है और क्यू आवेश का, क्यू आवेश है उस पर, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र ई में ब्रह्मावस्था से चल रहा है और डी दूरी तय कर रहा है, तो सिद्ध करो कि उसके द्वारा जो वेग होगा इतना होगा। भाई जब कोई भी चीज ब्रह्मावस्था में चल रही है तो यू का मान 0 होगा, ये बात समझो। बी का मान को ज्ञात करवा रहा है, चली गई दूरी कितनी है बेटा, यहाँ पे स्मॉल डी है। ठीक, अब हम गति की इसमें तीसरी समीकरण लगाने की कोशिश करेंगे, क्या होती है बेटा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें जरूरत किसकी है, ए की जरूरत है। अच्छा याद रखना, ए कैसे ज्ञात करते हैं, ए बराबर फार्मूला होता है एफ अपॉन एम, एफ बराबर एम ए से, समझ आइए। इसे समीकरण 1 बना ले हम, और इसे यहाँ की जगह यहाँ लिखो, ए बराबर क्या हो जाएगा एफ अपॉन एम। और याद रखना, जब कोई चीज वैद्युत क्षेत्र में चल रही होती है तो उसमें जो बल लगता है कितना लगता है, Q इंटू ई, एफ बराबर Q इंटू ई तो होता है, इंटू एम। ये कौन लग गया तुम्हारे पास, बल लग गया। ठीक है, अब इससे इसमें लगा दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से लगाना, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई भैया, 2 गुणा ए का मान कितना हो गया, क्यू ई बटे एम हो गया, और एस का मान कितना हो गया डी। अरे भाई तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे किसी भी चीज में तो वही रहेगा, तो क्या हो गया ये 2 क्यू ई डी अपॉन एम, ये बी स्क्वायर का मान आ गया, और बी का मान क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट चढ़ा दो, ये चीज हमें प्रूव करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर गा पे बात करते हैं। गा क्या है बेटा, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है, जब इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेमी होती है। समांतर के लिए, जब समांतर के लिए कर रहे हैं तो अंतिम प्रतीक कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, है ना। तो 20 सेमी होती है, दोनों लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात करो। अभी कर देते हैं भाई, ध्यान दो भाई, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना, क्या होता है इसका फार्मूला भाई, इसका फार्मूला होता है ओ बटे एफ ई। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस, और एफ ई का मतलब नेत्रिका लेंस। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 9 दे रखी है क्वेश्चन में, तो एफ ओ बटे एफ ई बराबर, ठीक है, तो यहाँ से एफ ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली है हमने, तो एफ ओ की वैल्यू कितनी हो गई बेटा बताओ, 9f। ठीक है, अब एक बात हम जानते हैं, नेत्रिका और अभिदर्शक लेंस की जो बीच की दूरी होती है वो एल बराबर कितनी होती है, वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई, यही तो होती है। और इस दूरी का मान कितना दे रखा है उसने 20, जब 20 दे रखा है तो एफ ओ की जगह एफ ओ लिख दें, एफ ई का मान, इसका एफ ओ की जगह क्या मान लगा दें, इसका मान लगा दें ये वाला। भाई ये फार्मूला होता है कि कहाँ के,
नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी का सूत्र एल एल बराबर ये तो होता है एफ प्लस एफ। जब इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई निकल आएगी। तो ये हो गया 20 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 9 Fe प्लस Fe। तो ये कितना आ गया 9 Fe और Fe कितना हो जाएगा बेटा 10 Fe बराबर कितना आ गया 20। ये 20 मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ Fe बराबर कितना आ जाएगा, Fe बराबर आ जाएगा 20/10 कितना आ गया 2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे और जो थोड़ा बचा हुआ पोर्शन है इसे यहाँ पे देखिए बेटा। तो Fe की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर आ गई। यदि Fe का मान इसमें लगा दूं मैं बेटा इस वाले सूत्र में तो Fu आ जाएगा। Fu बराबर कितना है 9 Fe। तो 9 इंटू Fe का मान कितना है 2, तो 9 दूनी कितना आ गया 18 सेंटीमीटर आ गया बेटा। ये किसका मान आ गया Fu का। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी आ गई, बात समझ आई। और थोड़ी बात और बता देता हूँ, दूरदर्शी क्या होती है, जो दूर की वस्तु को देखने के काम में आती है, ठीक है। ऐसी सूक्ष्मदर्शी होती है जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम में आती है, ठीक है। इसके बाद हम ऐसा रब कर देता हूँ और मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर घ पर ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। अनोमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, ठीक है भाई। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध क्या होते हैं पहले हम ये बात करते हैं, ध्यान देना चाहिए। जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कर देते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमीय प्रतिरोध कर देते हैं। चलो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। ओमीय प्रतिरोध हेडिंग बनाते हैं, ओमीय प्रतिरोध क्या लिखें, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, ओमीय प्रतिरोध। ठीक है। अब बात करें अनोमीय की तो बहुत आसान परिभाषा है, अनोमीय प्रतिरोध ये हेडिंग बना ली। अब हमने क्या लिखना है इसमें, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ, अनोमीय। अनोमीय प्रतिरोध क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहां तक बात हमारी खत्म हो गई, कहां से, ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध से आपके, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं सर कर देता हूं। अब आगे बात क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनोमीय परिपथ के लिए, अभी तक अनोमीय और ओमीय प्रतिरोध की बात चल रही थी, अनोमीय अब किसकी बात चल रही है, अनोमीय परिपथ की। ध्यान रखना परिपथ भी दो प्रकार के होते हैं, एक ओमीय परिपथ होते हैं। ओमीय परिपथ कौन से होते हैं, जिनमें ओम के नियम का पालन होता है। अनोमीय परिपथ क्या होते हैं, जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, ठीक है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अनोमीय परिपथ की। अनोमीय परिपथ क्या लिख दें, अनोमीय परिपथ कौन से होंगे, वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता, ओम के नियम का पालन नहीं होता है, क्या कहलाएंगे, अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। और याद रखना अनोमीय परिपथ में यदि बी और आई के बीच हम ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखीय नहीं होता है, वक्र के रूप में होता है।
कैसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। और जबकि यदि हम ओमीय परिपथ की बात करते, जबकि इसमें ओमीय परिपथ पूछा नहीं है, यदि ओमीय परिपथ की बात करते तो वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते, ठीक है। और इनमें जो ग्राफ आता है सरल रेखा आता है, इस तरह से वक्र के रूप में नहीं आता, ठीक है। तो ये बी और आई के बीच में, किन के बीच में हो गया ग्राफ, अनोमीय परिपथ के लिए बी और आई के बीच में ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। बहुत आसान सी परिभाषा मैं इसकी लिखवा देता हूं। अनओमीय परिपथ का प्रतिरोध, अनओमीय परिपथ का प्रतिरोध क्या कहलाता है बताओ, प्रतिरोध गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। अनोमीय परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो कौन सा प्रतिरोध होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध, ठीक है। और इसके लिए सूत्र क्या बनता है, इसके लिए सूत्र बनता है R बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा। ऐसे कुछ लोग परिभाषित ऐसे भी दे देते हैं, अल्प विभवांतर में हुए परिवर्तन और अल्प धारा में हुए परिवर्तन के अनुपात को हम गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और मात्रक इसका वही होता है ओम, ठीक।